क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? वन अर्थ वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ कॉन्सेप्ट से हमें क्या फर्क पड़ता है? सो फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप सभी मेरा साथ दीजिए। मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आपके आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को देखने का और हमारे हेल्थ इकोसिस्टम को समझने का एक नया नजरिया जरूर मिलेगा। चैप्टर 1। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर यह वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है क्या। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, इन तीनों को अलग अलग दृष्टिकोण से न देखकर इन तीनों के बीच एक कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग इंटरफेस प्रोवाइड कराना है। क्योंकि अगर इन तीनों में से किसी एक हेल्थ सिस्टम में डिसबैलेंस होता है तो वह डायरेक्टली दूसरे हेल्थ इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। आइए हम इसे आसान भाषा में करंट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रिसेंटली पंजाब हरियाणा स्टेट में पराली जलाने से अत्यधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पॉइजनस गैसेस रिलीज हुए, जिसके चलते हमने अपने बेनिफिट के लिए एनवायरमेंट हेल्थ को खराब किया और इस गलती का हैवी प्राइस दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा पे करना पड़ रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली की AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 क्रॉस कर गई है, विच मीन्स ब्रीथिंग दिल्ली एयर इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 34 to 35 सिगरेट्स इन अ डे। जब वहाँ की आम जनता और जानवर इतने पॉल्यूटेड एयर को ब्रीद इन करेंगे तो वहाँ कितने सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड अदर एनिमल हेल्थ प्रॉब्लम ओरिजिनेट होगी। एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज के ग्रुप का प्रेसिडेंट था। पूरी दुनिया भारत की ओर एक आशा भरी नजरों से देख रही थी। तभी भारत सरकार ने वन अर्थ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की बात G20 मीटिंग में रखी और पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत के ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम से नॉलेज लेकर हम वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली अपने कंट्रीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे सभी कंट्रीज इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक्सेप्ट किया। भारत सरकार का इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यह कहना था कि हमें क्यूरेटिव हेल्थ के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ में भी ध्यान देना होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर हम आसान भाषा में समझें तो अगर कोई गवर्नमेंट किसी सिटी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो बना रही है बट कोई भी पब्लिक पार्क, ऑक्सीजोन्स, योगा जोन नहीं बना रही है तो इससे क्यूरेटिव हेल्थ तो बेटर होगा बट प्रिवेंटिव हेल्थ पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी, जिसके चलते उस सिटी के लोगों में इम्यूनिटी पावर काफी लो होगा। इसलिए ह्यूमन हेल्थ को हम जितनी प्रायोरिटी देते हैं उतनी प्रायोरिटी हमें एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ को भी देनी चाहिए। चैप्टर 2। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को लेकर ग्लोबल हिस्ट्री और हमारे भारत के ऐतिहासिक पुराण और वेदों में क्या कहा गया है। ग्लोबल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों का यह कहना है कि वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट पहली बार 18वीं सदी में रुडोल्फ विर्चॉ, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। बट वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट 18वीं सदी से काफी पहले हमारे भारतीय पुराण, संहिताओं, वेदों में आचार्यों एवं ऋषियों द्वारा वर्णित किया जा चुका था। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम, अर्थात इस संसार के जितने भी द्रव्य हो या पदार्थ हो वह सभी पंचभौतिक हैं और हम इन पंचभौतिकता के आधार पर इस संसार में उपस्थित सभी प्राणियों की चिकित्सा कर सकते हैं। इसलिए हमारे संहिताओं में जांगल व आनुपदेशों का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है और मेरा यह मानना है कि रुडोल्फ सर ने भी हमारे पुराणों, संहिताओं की इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़कर अपनी यह थ्योरी दुनिया के सामने रखी होगी। बात तो सही है। अगर हम डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देखें तो अमीबा से आदम तक का सफर और हमारे हिंदू ग्रंथों में वर्णित 10 अवतार की बात करें यानी मत्स्य से कल्कि अवतार, दोनों का यही मानना है कि आज का मनुष्य सूक्ष्म जीवों से ही उत्पन्न हुआ है और यह मनुष्य पशु के बीच एक इंटरकनेक्ट सिस्टम को दर्शाता है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। चैप्टर 3। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। अगर हम आज से 5000 वर्ष पूर्व चलें तो महाभारत में 2 पांडव नकुल और सहदेव को वेटनरी मेडिसिन का मास्टर कहा जाता था। नकुल और सहदेव उस समय में मेडिसिन प्लांट्स का उपयोग करके घायल पशु पक्षियों का उपचार करते थे और हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में यह बताया गया है कि फर्स्ट वेटरनरी हॉस्पिटल राजा अशोक के द्वारा 1463 BC में स्थापित किया गया था और उन्होंने अपने किंगडम में उस समय एनिमल्स एंड ह्यूमंस हेल्थ के मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए कई सारे हर्बल गार्डन्स, आयुर्वेद बॉटनिकल गार्डन्स का निर्माण कराया था, जिसमें कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स को विश्व से कोने कोने से लाकर संग्रहित किया गया था और कल्टीवेट किया गया था।
बट आज वो सारे प्लांट्स ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होने के कारण एक्सटिंक्ट हो गए हैं। हरित संहिता, ऋग्वेद, शुक्ल आयुर्वेद में गौ आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद, मृग आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद, इन सभी का वर्णन हमें देखने को मिलता है और इन सभी में एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ का कॉन्सेप्ट कई वर्ष पूर्व ही हमारे आचार्यों ने हमें बता दिया था। सहदेव द्वारा लिखे गए पशु आयुर्वेद में वमन विरेचन का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। एनिमल ओरिजिनेटेड ड्रग जैसे पंचगव्य, उनके अस्थि, वसा, श्रृंग, गोरोचन आदि का वर्णन भी आयुर्वेद में ही मिलता है। चरक संहिता सिद्धि स्थान 11वें अध्याय के 20वें और 26वें श्लोक में एलिफेंट, कैमल्स, कैटल्स, हॉर्सेस और शिप, इन सभी को रोग मुक्त रखने के लिए कौन से औषध द्रव्यों की बस्ती देना चाहिए, यह भी हमें संहिताओं में बताया गया है। जैसे कुछ मेडिसिनल ड्रग्स हैं वचा, पीपली, जष्टि मधु, पलाश के फूल आदि का वर्णन चरक सिद्धि स्थान में हमें मिलता है। तुलसी एंड निर्गुंडी को एनिमल्स में वुंड ड्रेसिंग के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वहीं अगर हम एनवायरमेंट हेल्थ की बात करें तो हमारे संहिताओं में धूपन द्रव्य, आज के टाइम में इसे हम एयर प्यूरिफायर भी कह सकते हैं, जिसके लिए नींब, कपूर, गोमय, वचा, तुलसी आदि का वर्णन संहिताओं में किया गया है। जल शुद्धिकरण के लिए स्फटिक आदि का भी वर्णन रस शास्त्र में किया गया है। ऋतु, ग्रह, दिशा को ध्यान में रख खेती करना, जैविक खाद का प्रयोग करना, यह वृक्ष आयुर्वेद की देन है। इन सभी को विस्तार पूर्वक बताने का यह अर्थ है कि कितने वर्ष पूर्व हमारे आचार्यों ने मनुष्य, पशु एवं प्रकृति तीनों की रक्षा कैसी करनी है, यह तीनों इकोसिस्टम आपस में कैसे इंटरकनेक्ट है, यह हमें बता दिया था। फाइनल चैप्टर, व्हाई वी नीड आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। अगर हम कुछ वर्ष पूर्व चलें तो हमने हाल ही में कोविड-19 पैंडेमिक के खौफनाक और डरा देने वाले मंजर को देखा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोविड-19 वायरस बैट से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ है। गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में 10 में से 6 डिजीज जूनोटिक है। जूनोटिक उन डिसीजेस को कहा जाता है जो जानवर से मनुष्य में आते हैं, जैसे मंकी पॉक्स, निपाह, H1N1 वायरस एटसेट्रा। रिसेंटली लंपी वायरस ने अकेले राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा गायों की जान ली। आयुर्वेद में इन सभी का वर्णन जनपदों उद्वंस में पूर्ण रूप से मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक जितने भी पेंडेमिक्स आए हैं, उन सभी पेंडेमिक्स में उन्हीं व्यक्तियों ने सरवाइव किया है जिनका मेंटल हेल्थ, जिनकी इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी थी। एक रिपोर्ट की माने तो आज इंडिया में 95% डिजीजेस साइकोसोमेटिक मानी जा रही है। छोटे बच्चों से लेकर जवान बूढ़े तक सभी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इलनेस से जूझ रहे हैं, जिसके चलते डायबिटीज, बीपी के पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इन सभी चीजों का एक ही कारण है, ह्यूमंस का नेचर से दूर होना, गलत लाइफस्टाइल को अपनाना और सबसे इम्पोर्टेंट, हम मानव समाज का पशु एवं प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करना। आज हम देख रहे हैं लोग पुनः आयुर्वेद एवं हर्बल ड्रग्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। आयुर्वेद लाइफस्टाइल को अपना कर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू ऑलवेज थिंक अबाउट आई, देन यू आर गिविंग इन्विटेशन टू इलनेस, एंड इफ यू ऑलवेज थिंक अबाउट वी, देन यू आर गिविंग इन्विटेशन टू वेलनेस. So from today onwards, let's change our thought from I to we. Wellness for air, wellness for soil, wellness of water, wellness for animals, and wellness for whole globe. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. And in last, I just want to say that आयुर्वेद को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाने से मुझे, आपको और पूरे विश्व के लोगों को फर्क पड़ता है.